वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक बार फिर सियासी और कानूनी भंवर में गिर चुकी है। पार्टी की बात करूं तो पार्टी के 79 अरकान पार्लियामेंट के सरों पर इस वक्त नाअहली की तलवार तो लटक ही रही है, और साथ ही 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात में सजाओं का खतरा भी मंडला रहा है। दूसरी जानिब अगर अडयाला जेल की बात कर लें तो खान साहब का दिल दहला देने वाला पैगाम, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि गंदा पानी है, वजू नहीं कर सकते, फिर टीवी और अखबार की पाबंदियाँ, किताबों की बंदिश के हवाले से बात हुई, फिर बेटों से राबते की इजाज़त नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें किसी भी रहनुमा के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। साथ ही पार्टी को भी ये वाज़े पैगाम दे दिया कि 5 अगस्त के एहतजाज में जो गैर संजीदगी दिखाएगा वो नाकाबिल कबूल है। और पार्टी में धड़ेबंदी के हवाले से भी एक अलग बहस है कि इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं और हर कोई अपने अपना बयान देता है, अपनी अपनी स्टेटमेंट देता है। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ इस तमाम तर इशू के ऊपर बात कर माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं। रियासत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करूँगा कि जिन अरकान पार्लियामेंट के ऊपर इस वक्त तलवार लटक रही है, क्या ये वाकई नाअहल हो सकते हैं? और अगर ये नाअहल होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, आप देखें, कन्विक्शन के बाद नाअहली तो जरूर है, उसका प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस तब तक नाअहल नहीं हो जाएंगे जब तक कि उसका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको अवेल नहीं किया जा सकता। जब तक कि इलेक्शन कमीशन उसको डी नोटिफाई नहीं करता तब तक तो वो मेंबर पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली रह सकते हैं। लेकिन अगर ये अपील कर देते और अपील में वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है जिसके अंदर सजा सुनाई गई है, तो फिर उसी स्टेटस पे जैसे पहले चले आ रहे हैं उसी पे बहाल रहेंगे, फिर उनकी नाअहली नहीं होगी। चूंकि सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर है, जो उसके इफेक्ट्स है, वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जी जैसे सजा नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे जो लोग जिनको कन्विक्शन हुई है वो अपीलें फाइल करेंगे, और मुझे लगता है ऐसे ही है कि हाई कोर्ट इनको सस्पेंड कर देगी। लेकिन फिर रियासत साहब, अभी तो और भी बात की जा रही है कि शायद और भी सजाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो बड़े बड़े नाम शामिल हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बच्चर साहब हैं, और भी दीगर नाम, तो मजीद भी सजाएं हैं अभी। तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या है? यही है कि वो अपील करेंगे और इसी तरह से उनको अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं। लीगल रेमेडी अवेल करना है, इसके अलावा तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये मैंने सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा भी, सुना भी कि जी वो कुछ गवाह ऐसे थे जिन्होंने एक कोर्ट के अंदर अपनी एविडेंस दी और उस कोर्ट ने उसकी एविडेंस को रद्द कर दिया। ठीक है, वही गवाह दूसरे केस में जाके दे रहे हैं, तो उस पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आसफ सईद खोसा साहब की एक जजमेंट है कि फाल्सेस इन योनो, फाल्सेस इन ओमनीबस। अगर किसी की स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई थोड़ा सा पोर्शन उसको झूठ पे मबनी है या हकायक के बरखिलाफ है, तो वो पूरा का पूरा बयान जो है वो झूठा तस्वर किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आधा सच और आधा झूठ है, वो सारा का सारा झूठ तस्वर किया जाएगा। और उस पे अगर एक मुलजम को बेनिफिट मिला है तो वो सब के सब मुलजमान को उसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जो एविडेंस पेश की जा रही है, क्या वो वाकई प्रूडेंट एविडेंस है, एडमिसिबल एविडेंस है, कानून शहादत के पूरे जो तकाजे हैं उनको पूरा किया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो आर्टिकल 10A है, जिसको हम कहते हैं कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, क्या वो मुलजमान को हासिल था? इसके अलावा जो एविडेंस करवाई गई है उसके अंदर डिफेंस की क्या प्ली है? तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जब अपील में वहां होंगी। इसमें एक और चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जितने स्पेशल कोर्ट के जजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है ना वो तैनात करती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जेर इन्फ्लुएंस भी हैं। वैसे तो 26वीं तरमीम से पूरी अदलिया मैनेज और मनूवर होगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से स्टीरियोटाइप केसेस हैं, और एक मुलजम लाहौर में भी मौजूद है, मियांवाली में भी मौजूद है, फैसलाबाद में भी मौजूद है, तो वो इंसान है, वो जिन तो नहीं है। मेरी जाती राय में, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं समझता हूं कि ये जितनी भी सजाएं और कन्विक्शन हुई हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। ये हाई कोर्ट में किसी अच्छे जो आजाद मंश जज है, जो अपराइट और अनेस्ट जज है, उसके सामने लगेंगी ये अपीलें। चूंकि ये स्पेशल कोर्ट के फैसले, इसमें सुनेगी भी DB 2 जजेस पे मुश्तमिल बेंच होगा,
और मैं समझता हूं कि ये सस्टेन नहीं करेंगी, ये सेट साइड हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक मामला तो हमारी अदालतों में चल रहा है। अब खान साहब ने अपने बेटों को भी डायरेक्शन दे दिया कि वो आलमी अदालत में उनके केस को लेके जाएं। आप समझते हैं कि आलमी अदालत के में अगर केस चला गया तो उससे कोई सियासी दबाव बढ़ेगा, या वहां से कोई फैसला आ गया तो फिर हमारा सिस्टम क्या करेगा? देखिए, ये हमारे लिए सच्ची बात है हसनैन, बड़ी वो शर्मिंदगी की बात है। मेरे पास लफ्ज और नहीं था, मैंने इसलिए ये इस्तेमाल किया कि हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर लोगों का जो वो एतमाद था वो नहीं रहा। आज अगर खान के बेटे या कोई और शख्स ये बात कर रहा है कि हमें ICJ में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, तो ये हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी के उसके मुंह पे तमांचा है कि इस पाकिस्तान के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज नहीं है। एक तो ये इसका एस्पेक्ट होगा। दूसरा, देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो हो रही है, ये तो सबको पता है इस पाकिस्तान के अंदर। अब जैसे आपने शुरू एंट्रो में बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे जो पानी दिया जाता है उसके अंदर भी मिट्टी मिलाई होती है, उससे आम बंदा वजू भी नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि ये तो इनह्यूमन बीइंग ट्रीटमेंट है, विच इज नॉट अलाउड बाय एनी लॉ, बाय एनी सिस्टम। उसमें जेल मैनुअल एक्ट है, आपने किसी भी प्रिजनर्स को या कन्विक्ट्स को आपने उसके अंडर ट्रीट करना है। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनको मतलब B क्लास दी जा सकती है, उस क्लास के मुताबिक उसको फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो फिर रियासत साहब, आप जिस तरह से अभी आपने बहुत अच्छा इलेबोरेट किया, आपने बताया कि जिस तरह से इंसानी हुकूक की स्थिति तो है ही, फिर आपने साथ जेल मैनुअल की भी बात की है, तो फिर इसका जवाब दे कौन होगा? ये जो इस तरह से खिलाफ वर्जी की रही, क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है फिर इन पर? देखिए, बात ये कि आपने जिससे शिकायत नहीं है उसी ने वो फैसिलिटीज दी हुई है, वही इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकातों के हवाले से एक फैसला था, DB का, डिवीजन बेंच का था, 2 जजेस का बेंच था। उसको मेरे ख्याल में, मेरी इतलात के मुताबिक, जो मैंने आपके वसातत से, मीडिया के वसातत से सुना है, कि उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ और शायद PTI वालों ने उस पे कंटेंट भी फाइल की हुई और उनकी वो कंटेंट भी शायद फिक्स नहीं हो रही। तो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसा चीफ जस्टिस लगाया गया है जिसको टेम्परेरी तौर पे लाया गया था अंडर आर्टिकल 200, जो आर्जी तौर पे होता है, और विद मेलाफाइडी उसको परमानेंट जज लगा के परमानेंट चीफ जस्टिस भी लगा दिया गया है, जो कि मेरी जाती राय में, मैं भी उसमें वन ऑफ दी एपिलांट भी हूँ। हमने वो CP फाइल की हुई थी और मैं एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की उस फैसले के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तैनाती ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चूंकि आर्टिकल 200 और सब आर्टिकल 2 के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। उसके अंदर उसको पर्क्स एंड प्रिविलेज अलग से मिलते हैं। इसका मतलब है वो वैसे ही डिस्टिंग्विश करता है कि ये टेम्परेरी पोस्टिंग है। तो उस पे पोस्टिंग के हवाले से एक जजमेंट है इंडिया की 1994 AIR, उसमें भी होल्ड किया गया था कि कोई भी ऐसी ट्रांसफर होगी तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होगी। यानी इस्लामाबाद में अगर कोई ऐसा 2 जज हैं, टैक्स का एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस रखते हैं, वो कोई केस सुनते हैं और दोनों में डाइसेंट आ जाती है, तो एक तीसरे जज की, रेफरी जज की जरूरत पड़ती है। तो अंडर ठीक हो आर्टिकल गया, 200 रेफरी जज की जरूरत पड़ती है। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई किया है रियासत अली आज़ाद साहब ने। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द शो।